ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे डेंजरस चीज क्या है? लॉस नहीं, रॉन्ग स्ट्रेटजी वो भी नहीं, सबसे डेंजरस चीज है सर ओवरनाइट गैप रिस्क। अगर मार्केट अगले दिन 500 से 600 पॉइंट गैप अप या गैप डाउन खुल जाए तो ओपनिंग कैंडल में ही बहुत सारे ट्रेडर्स की पोजीशंस डैमेज हो जाती हैं। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने स्ट्रेंगल डिप्लॉय किया था, स्ट्रेडल डिप्लॉय किया था, आयरन कॉन्डोर बनाया था या आपने आयरन फ्लाई बनाया था। तो वो जो वो ओवरनाइट रिस्क है जिसका डर आपके दिमाग में है, वो अगले दिन अगर सही साबित हो गया तो कहीं ना कहीं आप परेशान हो जाते हो। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो इससे उतना डरते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास होता है रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। उनके पास क्या होता है? उनके पास होता है रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटजी नहीं बताऊंगा, कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटजी नहीं सिखाऊंगा। मैं आपको वो फ्रेमवर्क बताऊंगा जो हर स्ट्रेटजी पर अप्लाई होता है। और वीडियो के एंड में मैं पूरा फ्रेमवर्क समराइज करूंगा जिसे आप प्रैक्टिकली यूज कर सकते हो। अगर ये आपको पूरा समझना है तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और ये लूसीफर कैंडल नाम का चैनल यूट्यूब पर अवेलेबल है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सर शुरू करते हैं। तो सर सबसे पहला कॉन्सेप्ट है पोजीशन साइजिंग का, और ये कहना गलत भी नहीं होगा, ये ट्रेडिंग का सबसे अंडररेटेड कॉन्सेप्ट है। तो ज्यादा ट्रेडर्स स्ट्रेटजी पर फोकस करते हैं, वो इस बात पर फोकस नहीं करते वो कितनी कैपिटल के साथ बाजार में खुद को एक्सपोज कर रहे हैं, वो उस एक्सपोजर को कंट्रोल करते हुए नहीं चलते। तो ये पॉइंट बहुत लोग इग्नोर करते हैं और कई ट्रेडर ये सोचते हैं कि अगर स्ट्रेटजी सही है तो पोजीशन साइज मायने नहीं रखता। लेकिन रियलिटी यहां से बिल्कुल ही अलग है। अगर पोजीशन साइज बहुत बड़ा है सर तो छोटा मूव भी अकाउंट डिस्टर्ब कर देगा। लेकिन अगर पोजीशन साइज कंट्रोल्ड है तो इवन अनएक्सपेक्टेड मूव्स भी मैनेजेबल रहते हैं। आइए देखते हैं मैं क्या बोल रहा हूं, क्या बात कर रहा हूं। तो यहां पर सर देखिए, मैं यहां पर मैंने क्या कर रखा है कि इस ट्रायंगल को डिप्लॉय कर रखा है कितने कितने लॉट से, दो दो लॉट से। तो दैट मींस यहां पर मेरी लागत कितनी आई होगी? यहां पर मेरी लागत आई होगी कम से कम 3 लाख के आसपास। अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं 3 लाख के आसपास लागत आई होगी, ठीक है। अब यहां पर हम चले बाजार में, ठीक है। ओवरनाइट और गैप अप और गैप डाउन का रिस्क हम दिमाग में नहीं रख रहे हैं और अपना मूव किए जा रहे हैं। तो यहां पर हम एक दिन समय में आगे चले, एक दिन समय में आगे चले तो हमें कितना दिख रहा है? 12,000 का नुकसान दिख रहा है। यहाँ पे हमें 12,000 का नुकसान दिख रहा है। तो ये नुकसान कितना है? 3 लाख की कैपिटल है और ये 4% का नुकसान दिख रहा है हमें। लेकिन हमें नुकसान कितना देखना होता है, कितना लेना होता है? 1% का लेना होता है। चलिए अगले दिन हम आगे बढ़े तो हमने यहाँ पे क्या देखा? 9,000 का नुकसान चल रहा है। और अगले दिन हम आगे बढ़े तो देखा हमने 14,774। दैट मीन्स अप्रोक्स यहाँ पर 15,000 का नुकसान चल रहा है। अगर 3 लाख की कैपिटल है तो यहाँ पे ये क्या हो गया? आपका 5% का नुकसान चल रहा है, ठीक। अब बात करते हैं पोजीशन साइजिंग की। अगर मान लीजिए कि अगर आपके पास यहाँ पे अगर आपको ये 15,000 का नुकसान लेना है तो यहाँ पे पोजीशन साइजिंग बहुत मैटर करती है। तो इसका मतलब आपकी कैपिटल कहीं ना कहीं 10 लाख से 12 लाख के आसपास होनी चाहिए थी। आपकी कैपिटल 10 लाख से 12 लाख के आसपास होनी चाहिए थी। तब आपको दो लॉट से यहाँ पे इस ट्रेंगल को निफ्टी में डिप्लॉय करना था। तो अगर ये नुकसान आ भी जाता है, जो 15,000 का नुकसान है वो 10 लाख का कितना हुआ? 1.25% के आसपास। कितना हुआ? 1.25% के आसपास हुआ, ठीक है। और 12 लाख में तो ये और कम हो जाएगा नुकसान, ठीक। तो ये बहुत मतलब 1% के आसपास रह जाएगा नुकसान यहाँ पे। तो ये चीज होती है पोजीशन साइजिंग। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके पास 10 लाख या अगर आपके पास 10-12 लाख रुपए रख के आप बैठे हो अपने डीमेट में तो उसका मतलब ये कतई नहीं है कि पूरे 10-12 लाख से आप उस ट्रायंगल को डिप्लॉय कर डालो। तो यहाँ पे आपको पोजीशन साइजिंग भी देखनी होगी। तो अगर आपके पास टोटल 3 लाख की कैपिटल है और अगर आप दो लॉट में ही जाना जाना चाहते हो तो फिर आपको एक स्ट्रिक्ट क्या कहते हैं उसको, स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। स्टॉप लॉस कहाँ पे कितना लगाना पड़ेगा? जो 3 लाख का 1% आ रहा हो, या फिर अगर थोड़ा आप रिस्क लेना चाहते हो तो 1.5, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं सर। 1.5 से ज्यादा कुछ भी नहीं। तो अगर आपके पास इतनी कैपिटल है तो आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 1% ऑफ द कैपिटल और 1.5% ऑफ द कैपिटल लगा के चलिए। तो आई होप ये आपको पोजीशन साइजिंग थोड़ी बहुत यहाँ पे समझ आई होगी। तो यहाँ पे बात क्या है सर? यहाँ पे जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं तो सबसे पहले वो यही डिसाइड करते हैं कि
एक ट्रेड में कैपिटल का कितना हिस्सा रिस्क करना है। सबसे पहले ट्रेड प्लान करने से पहले उनके दिमाग में प्रॉफिट नहीं चल रहा होता, उनके दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि जब हम वो एक ट्रेड लेंगे तो उस ट्रेड में अपने कैपिटल का कितना हिस्सा हमें रिस्क करना है। ये सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर वो खोजते हैं, उसको दिमाग में रख के चलते हैं। क्योंकि जो ट्रेडिंग होती है सर, ट्रेडिंग में सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्किल प्रॉफिट बनाना नहीं होता है, सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है गेम में बने रहना। अगर आप गेम में बने रहते हो, अगर ट्रेडर सरवाइव करता है बाजार में, तो अपॉर्चुनिटीज हमेशा मिलती रहती हैं। लेकिन अगर ट्रेडर बाजार में ओवर एक्सपोज्ड है, बहुत सारे लॉट्स लेके बैठा हुआ है, तो एक अनएक्सपेक्टेड मूव ही काफी है अकाउंट डिस्टर्ब करने के लिए। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब चल पड़ते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट को समझने की तरफ। तो चलिए सर दूसरे कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं, जिसका नाम है प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? प्रोटेक्शन का मतलब बहुत सिंपल है कि रिस्क को ट्रेड लेने से पहले कंट्रोल करते हुए चलना। तो सर ये प्रोटेक्शन है, जो एडजस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो प्रोटेक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन वो एक सेफ्टी लेयर होती है जो एक ट्रेडर एंट्री के समय बनाता है। यहाँ पे सर एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ, जो सर इमेच्योर ट्रेडर्स होते हैं वो एडजस्टमेंट के बारे में हर वक्त सोचते हैं, और जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो प्रोटेक्शन के बारे में पहले सोचता है। ऐसा क्यों बोला? ऐसा इसलिए बोला क्योंकि अगर प्रोटेक्शन नहीं है तो ह्यूज गैप अप या गैप डाउन आने पर एडजस्टमेंट का मौका ही नहीं मिलता। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मार्केट गैप अप के साथ ओपन होता है, तो वहां पर पोजीशन इंस्टेंटली डैमेज होने का खतरा बना रहता है। तो इसलिए जो प्रोफेशनल ट्रेडिंग होती है, इसलिए जो प्रोफेशनल ट्रेडिंग में प्रोटेक्शन एसेंशियली एक इंश्योरेंस की तरह काम करता है। कैसे काम करता है सर? एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह काम करता है। तो सर यहाँ पे प्रोटेक्शन का गोल क्या हुआ? तो प्रोटेक्शन का गोल ये नहीं है कि लॉस बिल्कुल ना हो, प्रोटेक्शन का गोल ये है कि लॉस अनकंट्रोल्ड ना हो, अगर हो तो वो कंट्रोल में रहे। तो जब किसी ट्रेडर का रिस्क कंट्रोल होता है तो वो ट्रेडर काम रहता है, और काम और शांत ट्रेडर एक बेटर डिसीजन लेने में सक्षम होता है। लेकिन जब उसी ट्रेडर की लिस्ट रिस्क क्या हो जाती है? अनलिमिटेड हो जाती है, तो वो ट्रेडर क्या करने लगता है? तो वो ट्रेडर इमोशनल डिसीजंस लेने लगता है। और ट्रेडिंग में इमोशनल डिसीजन अक्सर एक्सपेंसिव साबित होते हैं, वो कभी कभी पूरे डीमेट अकाउंट को ही ब्लो कर देते हैं। तो ये जो बात प्रोटेक्शन की बोली गई है, थोड़ा इसको मैं समझा भी देता हूं। यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू मान लीजिए कि आपने दूर दूर के ओटीएम बेच के यहाँ पे एक स्ट्रेंगल बनाया था, और वक्त के साथ आपने कुछ एडजस्टमेंट किए, तो एडजस्टमेंट करने के बाद आपकी रेंज कुछ इतनी रह गई, रेंज आपकी स्ट्रेडल की कुछ इतनी रह गई। तो जो पहले आपने स्ट्रेडल बन सॉरी जो पहले आपने स्ट्रेंगल को डिप्लॉय किया था, तो उसकी रेंज तो इतनी बड़ी थी, और जब आपने कुछ एडजस्टमेंट किए तो उसकी रेंज कितनी रह गई है? और इतनी रह गई है, ठीक है। और यहाँ पे कितना बच चुका है? दोपहर का 3 बज चुका है। कितना बच चुका है? दोपहर का आपका 3 बज चुका है, ठीक है। और आपका अभी जो प्रॉफिट आप 1-1.25% सोच रहे थे वो पूरी तरीके से आया नहीं है। अब आपको लग रहा है कि यहाँ पे रेंज मेरे पास क्या है? यहाँ पे रेंज तो मेरे पास बहुत छोटी है, मेरे पास स्मॉल रेंज है, अब मुझे क्या करना चाहिए? अगर रात में अगर मतलब वो ओवरनाइट रिस्क के बारे में हम सोचते, अगर वो आ गया तो यहाँ पे मेरा गेम भी बिगड़ सकता है, ऐसी बातें दिमाग में चल रही होंगी। तो कुछ कुछ ट्रेडर क्या करते हैं? प्रोटेक्शन के लिए अगर वो ज्यादा उनको डर लग रहा होता है, तो वो मतलब जो पास के ओटीएम से उनको खरीद लेते हैं एज ए हेजिंग के लिए। और कम डर लग रहा होता है तो थोड़े दूर के ओटीएम जाके खरीद लेते हैं, और सुबह आके उनने जो मतलब वो 3 बजे खरीदे थे जो ओटीएम्स, उनको जाके वो वहां से हटा देते हैं, वापस से अपने जो जो शॉर्ट रेंज का जो स्ट्रेंगल है वापस उसी पर आ जाते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। और ये बात सर तभी समझ में आई होगी जो आप शुरुआत से एक सीरीज की तरह इन सारे लेक्चर्स को देखते और समझते हुए आ रहे हैं। और अगर ये सब आपको देखना है कि ये कैसे होता है भाई, कैसे मतलब इतनी बड़ी जो रेंज का जो स्ट्रेंगल डिप्लॉय किया था वो एडजस्टमेंट करते करते इतना छोटा कैसे हो जाता है, और प्रोटेक्शन के लिए 3 बजे हम एडजस्ट बाई करते हैं और सुबह हटा क्यों देते हैं, ये सारी चीजें अगर आपको लाइव देखनी है तो 1 अप्रैल से क्या चालू होने वाला है? 1 अप्रैल से चालू होने वाला है
स्मॉल कैपिटल ग्रोथ मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। तो ये 3 महीने का चैलेंज लूंगा मैं यहाँ पे, और 3 महीने में मैं आपको कुछ मंथली और वीकली स्ट्रेटजी डिप्लॉय करके दिखाऊंगा, और वहां पे मैं सारी चीजें बताऊंगा कि क्यों डिप्लॉय की, कैसे प्रोटेक्शन लिया, यहाँ पे कैसे एडजस्टमेंट किया, कौन सी स्ट्राइक प्राइस खरीदनी थी, कौन सी बेचनी थी, एंट्री कब करनी है, एग्जिट कब करनी है, ये सारी बातें वहां चलेगी। और ये सारी चीज किस प्लेटफॉर्म पे होने वाली हैं वो 1 अप्रैल से आपको 4-5 दिन पहले पता लग जाएगा। तो चलिए यहाँ पे सर ये प्रोटेक्शन वाला टॉपिक तो कवर हुआ, अब चल पड़ते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट को समझने की तरफ। तो आइए सर मिलकर समझते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट को, जिसको कहते हैं एडजस्टमेंट। तो सर ये एडजस्टमेंट तब होता है जब मार्केट मूव कर चुका होता है। क्योंकि मार्केट मूव कर चुका होता है, इसका मतलब ट्रेडर को अपनी पोजीशन को मॉडिफाई करना होगा। उस ट्रेडर को अपनी पोजीशन को मॉडिफाई क्यों करना होगा? वो इसलिए करना होगा क्योंकि रिस्क रेड्यूस हो सके, इसीलिए उसको अपनी पोजीशन को मॉडिफाई करना होगा। लेकिन सर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आती है। अगर आपका एडजस्टमेंट प्लान्ड नहीं है, अगर आपका एडजस्टमेंट प्लान्ड नहीं है, वो पैनिक की वजह से हो रहा है, ठीक है, अगर वो पैनिक की वजह से एडजस्टमेंट हो रहा है, तो ऐसे पैनिक एडजस्टमेंट अक्सर सिचुएशन को और बिगाड़ देते हैं, और खराब कर देते हैं, और वर्स कर देते हैं। तो सर यहीं पे एक डिफरेंस पैदा होता है किस किस के बीच में, एक इमेच्योर ट्रेडर के बीच में, एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच में। तो इमेच्योर ट्रेडर होता है वो पैनिक में आके एडजस्टमेंट करता है, और जो आपका प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो प्री डिफाइंड रूल्स के आधार पर एडजस्टमेंट करता है, वो प्री डिफाइंड रूल के बेस पे एडजस्टमेंट करता हुआ चलता है। अब इस बात का मतलब क्या हुआ प्री डिफाइंड रूल्स? अब यहाँ पे आपने पिछले वीडियो में जो यहाँ पे मैंने एडजस्टमेंट्स बताए थे, तो वहां पे मैं क्या क्या बताता हुआ चल रहा था आपको, एक नियम मैंने ऐसा कुछ समझाया था कि भैया कि यहाँ पे ये 2 प्रीमियम है, अगर इनमें से कोई भी पहले के कंपैरिजन में आधा हो जाए, तब वहां पे हम जाके क्या करेंगे, एडजस्टमेंट का ख्याल करेंगे। हमने एक और पढ़ा था सर, अगर याद हो आपको, हमने अपने डेल्टा न्यूट्रल भी पढ़ रखा है, हमने क्या कर रखा है, हमने डेल्टा न्यूट्रल भी पढ़ रखा है, और वहां पे भी हमने कुछ इस तरह से नियम बनाए थे अपने कि इन दोनों प्रीमियम में से जो बड़ा होगा, उस बड़े वाले प्रीमियम को हम डिवाइड कर देंगे छोटे वाले प्रीमियम से, और अगर आंसर आपका 1.4 के बराबर या बड़ा आता है, तभी हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट का ख्याल करेंगे। अगर आंसर 1.4 से छोटा आएगा तो हम वहां पे एडजस्टमेंट के लिए नहीं जाएंगे। तो ये क्या बातें हो रही थी? तो ये बातें किस आधार पे हो रही थी? ये बातें सब प्री डिफाइंड रूल के आधार पे हो रही थी, और एडजस्टमेंट भी वहां पर सर प्री डिफाइंड रूल्स के आधार पर ही हो रहे थे। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो एडजस्टमेंट सर एसेंशियली पोजीशन रिपेयर करने का प्रोसेस है। क्या है? एडजस्टमेंट एक पोजीशन रिपेयर करने का प्रोसेस है, लेकिन एक रूल हमेशा याद रख के चलिएगा, एडजस्टमेंट प्रोटेक्शन का रिप्लेसमेंट नहीं है सर। प्रोटेक्शन पहले आता है, एडजस्टमेंट बाद में आता है। अगर प्रोटेक्शन नहीं है तो एडजस्टमेंट कई बार लेट हो जाता है, और जब एडजस्टमेंट लेट हो जाता है तो डैमेज ऑलरेडी हो चुका होता है। ये बात आप मेरी मान के चलिएगा। आई होप ये एडजस्टमेंट आपको समझ आया होगा। अब बढ़ चलते हैं चौथे कॉन्सेप्ट को समझने की तरफ। तो चलिए सर अब यहाँ पर आखिरी कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, जो एक्चुअली में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक मेंटल फ्रेमवर्क है। तो सर अब इस एक मेंटल फ्रेमवर्क को आप समझो। तो हर ट्रेडर को ट्रेड लेने से पहले खुद से एक सिंपल सवाल पूछना चाहिए, एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहिए। वो क्वेश्चन क्या है? अगर मार्केट कल ह्यूज गैप अप या गैप डाउन ओपन हो गया तो मेरी पोजीशन पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? सर ये सवाल आपको खुद से पूछना ही पड़ेगा। तो सर जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो डायरेक्शन से पहले सर रिस्क के बारे में सोचते हैं। अगर उनको लगता है कि वो रिस्क अनएक्सेप्टेबल है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो वो क्या कर देंगे, वो ट्रेड साइज को रिड्यूस कर देंगे या फिर उस ट्रेड को अवॉइड कर देंगे, क्योंकि डॉक्टरों ने उनसे नहीं बोला है कि हर दिन चाहे कैसे भी सिनेरियो, चाहे कैसे भी रिस्क हो, आपको हर रोज ट्रेड करना है। ऐसा कोई बात उनसे उनके डॉक्टरों ने नहीं बोली है। वो सिंपल अपना रिस्क को मैनेज और लॉस को कंट्रोल करते हुए ही चलेंगे। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ट्रेडिंग एसेंशियली कोई प्रिडिक्शन का गेम नहीं है सर, ट्रेडिंग रिस्क मैनेजमेंट का गेम है। और जो ट्रेडर रिस्क को कंट्रोल कर ले जाता है वही सर इस बाजार में लॉन्ग टर्म सरवाइव करता है। ये बात आपको जाननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। और इसी के साथ सर एक
प्रैक्टिकल रियलिटी भी समझाता हूं, तो ये ह्यूज गैप अप और गैप डाउन वाले मूव्स होते हैं वो ट्रेडर को इसलिए डैमेज कर देते हैं क्योंकि उनकी जो पोजीशंस होती हैं बाजार में कंप्लीटली एक्सपोज्ड होती है। ठीक है, जब जब पोजीशन साइज बड़ा होता है और प्रोटेक्शन नहीं होता है तो ये गैप अप गैप डाउन मूव इंस्टेंटली अकाउंट को डिस्टर्ब कर सकते हैं, ब्लो कर सकते हैं, लहूलुहान कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी पोजीशन साइज कंट्रोल्ड है, आपका प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर्ड है, तो जो ट्रेडर होता है तो लार्ज मूव में भी सरवाइव कर जाता है। और अगर उसके जो एडजस्टमेंट प्लान है क्रिस्टल क्लियर हैं तो लाइव मार्केट में किसी भी टफ सिचुएशन को भी मैनेज कर सकता है। और यही रीजन है जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो रिस्क मैनेजमेंट का एक फ्रेमवर्क फॉलो करते हैं। जब वो ट्रेड लेने जाते हैं उनके दिमाग में ये नहीं चलता कि आज मैं इतना मुनाफा कमाऊंगा, आज मैं इतना प्रॉफिट बनाऊंगा। उन सबके दिमाग में यही चलता है कि अगर ये हो गया तो क्या हो गया, अगर ये रिस्क आ गई तो उसको कैसे मैनेज करूंगा, यहाँ पे मेरा कहीं लॉस अनकंट्रोल्ड तो नहीं हो जाएगा, उसको कंट्रोल में रखने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। जब जब वो अपने रिस्क को मैनेज करते हैं और लॉसेस को कंट्रोल करते हैं तो ये प्रॉफिट, ये मुनाफा तो झक मरा के चला आता है। सर इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अब चल पड़ते हैं इस डिस्कशन को समराइज करने की तरफ। तो आइए सर इस पूरी डिस्कशन को समराइज कर लेते हैं। तो गैप रिस्क मैनेजमेंट का एक सिंपल फ्रेमवर्क होता है जिसमें स्टेप 1 क्या होना चाहिए, स्टेप 1 होना चाहिए अपनी पोजीशन साइज को कंट्रोल में रखो। स्टेप 2 क्या होना चाहिए, स्टेप 2 होना चाहिए कि अपनी प्रोटेक्शन एंट्री के समय बना के चलो। तीसरा स्टेप क्या होना चाहिए, तीसरा स्टेप ये होना चाहिए कि मार्केट मूव होने पर सर सिस्टमैटिक एडजस्टमेंट करते हुए चलो, प्री डिफाइंड रूल बेस्ड एडजस्टमेंट करते हुए चलो। और यहाँ पे स्टेप 4 क्या होना चाहिए, स्टेप 4 सर ये होना चाहिए कि हर ट्रेड में वर्स्ट केस सिनेरियो को सोचते हुए चलो। क्यों, क्योंकि मार्केट सर अनप्रेडिक्टेबल ही रहेगा। लेकिन अगर ट्रेडर डिसिप्लिन फ्रेमवर्क फॉलो करता है तो सर ये लार्ज मूव भी मैनेजेबल हो जाते हैं। और ट्रेडिंग का सर सबसे इंपॉर्टेंट स्किल सर यही है और वो क्या है, सर्वाइवल। तो सर यहाँ पे जंगल वाले नियम ही चलते हैं, जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा वही सरवाइव करेगा। और यहाँ पे सबसे ज्यादा ताकतवर वही होगा जिसका डिसिप्लिन स्ट्रांग होगा। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर आप ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल तरीके से सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नाम है लूसीफर कैंडल और यहाँ हम आपको ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझाते रहेंगे। तो यहाँ पर सर मेरा विदा लेने का वक्त आ चुका है। सो दिस इज अंकित द्विवेदी साइनिंग ऑफ फ्रॉम द लूसीफर कैंडल एंड लेट्स कीप द लाइट burning.